नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को परफेक्शन आईएएस का टेस्ट संख्या 6 करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि इसके पहले मैं 5 परफेक्शन आईएएस के टेस्ट करवा चुका हूं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन थे 5 तक। छठा और सातवां पॉलिटी से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, 150 क्वेश्चन। तो दोस्त से आराम से अच्छे से देखिए और रिवीजन करिए और पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन है वो क्या है? तो पढ़ लीजिए पहला ए ऑप्शन और पढ़िए डी ऑप्शन, क्योंकि इसका आंसर ई होगा। देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में जो सही कथन है ए, इसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को उसके विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को उसकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। किसमें? तो 1833 के चार्टर अधिनियम में। और इसमें ये किया गया कि केंद्रीय कमान को पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र अधिकार था। एक केंद्रीय कमान का पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर अधिकार था। ये दोनों ही सही है, बाकी ये दो गो गलत है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार को समाप्त कर दिया? तो वो कर दिया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निदेशक मंडल का सृजन किया गया था, किस लिए किया गया था? तो वो किया गया था, निदेशक मंडल का सृजन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। निदेशक मंडल का सृजन किया गया था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया था? तो वो किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। किस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। संविधान सभा का विचार पहली बार किस द्वारा में सामने रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. राव के द्वारा 1934 में रखा गया था। 1934 में रखा गया था और एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राव के द्वारा और 1934 में सामने रखा गया था। और पृथक निर्वाचक मंडल से आप क्या समझते हैं? तो किसी क्षेत्र की मतदान करने वाली आबादी को धर्म, जाति आदि जैसे कुछ कारकों के आधार पर विभिन्न निर्वाचक मंडलों में विभाजित किया जाता है। पृथक निर्वाचक मंडल से आप क्या समझते हैं? तो किसी क्षेत्र की मतदान करने वाली आबादी को धर्म, जाति आदि जैसे कुछ कारकों के आधार पर विभिन्न निर्वाचक मंडलों में विभाजित किया जाता है। संविधान सभा के सदस्य थे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और प्रत्यक्ष रूप से नामांकित। संविधान सभा के सदस्य थे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और प्रत्यक्ष रूप से नामांकित। संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई-अगस्त 1946 में। जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था H.C. मुखर्जी को। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? H.C. मुखर्जी को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो इसमें सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है और बाकी सारा का सारा सुमेलित है। देखिए,
ये है समितियां, और इधर है समिति द्वारा किसके द्वारा अध्यक्षता की गई। तो केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई। केंद्रीय संविधान समिति किनके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रांतीय संविधान समिति किसके द्वारा, तो सरदार पटेल के द्वारा। और उस संचालन समिति किनके द्वारा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। संचालन समिति किनके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। फिर प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करने कह रहा है, सही कूट के। इधर विशेषता है और इधर अपनाई गई है, मैंने कब किससे किससे अपनाई गई है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। गणतंत्र को रूस से लिया गया है, यूएसएसआर तब का था। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। और न्याय सामाजिक आर्थिक का आदर्श लिया गया है फ्रांसीसी संविधान से। और समवर्ती सूची लिया गया है जापान के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ लिया गया है, जापानी संविधान से। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आई होप सो। एक मिनट, समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया। तो 4 का कोई 3 है, नहीं है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट है दोस्तों, एक बार चेक करेंगे। ये जो आंसर आया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो तीसरी अनुसूची उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की परिलब्धियां, ये तीसरा सूची ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की परिलब्धियां ये दोस्तों सेकंड शेड्यूल में है, दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में ये बात नहीं है। लेकिन देखिए 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन के बारे में बात किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन बात किया गया है। और पहली अनुसूची में राज्य के नाम उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की बात किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो वो कौन देता है दोस्तों, तो वो देता है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मताधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 326। प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला दुनिया का पहला संविधान था। तो दुनिया का पहला संविधान कौन सा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला दुनिया का पहला संविधान था संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन जो है वो हो जाएगा जनमत संग्रह, पहल, वापस बुलाना, यानी ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, तो जनमत संग्रह, पहल और वापस बुलाना। अब देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में भ्रातृत्व को बढ़ावा देने का साधन है, तो वो है इसका आंसर एकल नागरिकता और मूल कर्तव्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में भ्रातृत्व को बढ़ावा देने के साधन है, तो एकल नागरिकता और मूल कर्तव्य, यानी ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों, और समय के साथ भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों और समय के साथ भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, यानी ऑप्शन ई। अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो कौन आता है, तो वो आता है नए राज्यों की स्थापना करना, जो पहले भारत को भूभाग का हिस्सा नहीं था। अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो नए राज्यों की स्थापना करना, जो पहले भारत को भूभाग का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से किसको या किनके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होता है,
तो वो होता है विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र अध्यार्पित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र अध्यार्पित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित घटनाओं का सही सीक्वेंस है, यानी सबसे पहले क्रम का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले कश्मीर का विलय हुआ, फिर जूनागढ़ का विलय हुआ, फिर हैदराबाद का विलय हुआ। फजल अली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो हो जाएंगे आंसर इसने केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का सुझाव दिया। ये एक गलत कथन है, क्योंकि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन का सुझाव कभी नहीं दिया गया था फजल अली के आयोग के द्वारा। तो इसमें सही क्या क्या है? तो यह आयोग दिसंबर 1953 में नियुक्त किया गया था, ये सही है। के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे, ये भी सही है। फिर इस आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था, ये भी सही है। नए राज्यों का गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो वो क्या है? तो वो हो जाएगा 1 2 3 5 4। सबसे पहले गुजरात का गठन हुआ था, और फिर हरियाणा का, गुजरात का, फिर हरियाणा का, फिर सिक्किम का हुआ था, और फिर अरुणाचल प्रदेश का, और इसके बाद लास्ट में छत्तीसगढ़ का हुआ। तो गुजरात, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हुआ, इस तरीके से। विदेशियों के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो वो कौन से कथन सत्य हैं? तो वो है कि पंजीकृत नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है। पंजीकृत नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है। विदेशियों के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पंजीकृत नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है। किस तिथि के बाद भारत का नागरिक होने के लिए बच्चे के माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए? तब वो कौन होना चाहिए? 1 जुलाई 1987। किस तिथि के बाद भारत का नागरिक होने के लिए बच्चे के माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए? 1 जुलाई 1987। भारत के विदेशी नागरिकता OCI कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? मैंने गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत कथन हो जाएगा कि OCI कार्ड धारक संवैधानिक दृष्टि से भारत के नागरिक हैं। OCI कार्ड धारक संवैधानिक दृष्टि से भारत के नागरिक हैं, ये गलत है। बाकी किसी अन्य देश के नागरिक लेकिन जो संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। फिर से देखेंगे कि किसी अन्य देश का नागरिक लेकिन जो संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। सेकेंड, OCI कार्ड भारत में बहुउद्देशीय आजीवन वीजा मुक्त भ्रमण की अनुमति देता है। OCI कार्ड भारत में बहुउद्देशीय आजीवन वीजा मुक्त भ्रमण की अनुमति देता है। नंबर 4, कृषि भूमि के अधिग्रहण को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों NRI को उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में समानता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नहीं कथन पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो देखिए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें वंश द्वारा 2004 के बाद यदि उसके पिता भारतीय नागरिक हैं, ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या करना है कि नागरिकता का अधिग्रहण और शर्तें। तो नागरिकता का अधिग्रहण ये क्या है? वंश द्वारा 2004 के बाद। तो यदि उसके पिता भारतीय नागरिक हैं, ऐसा स्टेटमेंट गलत है। बाकी पंजीकरण द्वारा पिछले 8 वर्षों में से 6 वर्षों तक भारत में निवास, ये सही है कि पंजीकरण द्वारा पिछले 8 वर्षों में से 6 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। प्राकृतिकरण द्वारा पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। प्राकृतिकरण के द्वारा पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। और जन्म द्वारा माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों। जन्म द्वारा माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों।
संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार, लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार। 29 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं? यहाँ सवाल देखिएगा, पूछ रहा है नहीं आते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सारा नहीं आता है। भारत की संसद, स्थानीय प्राधिकरण, एलआईसी और सरकार के उपकरण के रूप में काम कर रहा निजी निकाय। देखिए, ये सारा का सारा एक राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं आता है, तो सभी तो सभी आता ही है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, राज्य वो होता है जिसका अपना कानून हो, मतलब वो अपना कानून ही चलाए। वैसे में एलआईसी, जितना भी आप सरकारी ऑफिस देख रहे हैं, सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार उपलब्ध है नागरिकों के लिए? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 किसके लिए है? तो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सामान्य के साथ किसी भी भेदभाव के बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है विधि के समान संरक्षण। समान के साथ किसी भी भेदभाव के बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो विधि के समान संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार का अपवाद नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो वीआईपी का आवागमन के लिए यातायात रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा समानता का अधिकार का अपवाद नहीं है? तो वीआईपी के आवागमन के लिए यातायात रोकना ये नहीं है। बाकी अनुच्छेद 31C, संयुक्त राष्ट्र संगठन और राजनयिक एजेंसियां, सदन में सांसद विधायक की कोई टिप्पणी, ये सब समानता के अधिकार के अपवाद हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है कौन से संविधान संशोधन में? तो संविधान 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 103। निम्नलिखित में से सही सुमिलित करें और सही कोट का पहचान करें। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो बी से। अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1)(ई) निवास की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1)(सी) ये संबंधित है कृषि सहकारी समितियां से। और अनुच्छेद 22 ये संबंधित है दंडात्मक निरोध से। पहला अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है। 19(1)(ई) अनुच्छेद संबंधित है निवास की स्वतंत्रता से, और 19(1)(सी) संबंधित है कृषि सहकारी समितियां से। अनुच्छेद 22 संबंधित है दंडात्मक निरोध से। निचली अदालत को कोई आदेश या निर्णय देने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो वो की जाती है उत्प्रेषण। निचली अदालत को कोई आदेश या निर्णय देने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार है? तो वो है अनुच्छेद 33। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों का प्रतिबंधित निरस्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 33। निम्नलिखित में से किस विषय पर संसद न कि राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है? तो वो किसके पास है? तो अस्पृश्यता। निम्नलिखित में से किस विषय पर संसद न कि राज्य विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है? तो अस्पृश्यता पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अनुच्छेद 31वीं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 31 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 31 बी किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे 39 क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों ही आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। बाकी 19 और 22 निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सही सुमेलित हैं? एक तरफ है संशोधन और दूसरी तरफ है विशेषताएं। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी कि 42वां संविधान संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यह है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये है, ये सही सुमेलित है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत गारंटीकृत मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत डीपीएसपी के अधीन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 39 बी और 39 सी। अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत गारंटीकृत मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत डीपीएसपी के अधीन है? तो अनुच्छेद 39 बी और 39 सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोड़े सही सुमेलित हैं? एक तरफ है अधिनियम या पहले और दूसरी तरफ है डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला में कि पंचवर्षीय योजनाएं 38 अनुच्छेद में है। पंचवर्षीय योजनाएं डीपीएससी के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? 38, यही वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भी है लेकिन संविधान के भाग 4 के बाहर है? तो वो कौन है? तो वो है 335। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भी है लेकिन संविधान के भाग 4 के बाहर है? तो 335। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में वाद योग है? तो कौन है प्रकृति में वाद योग? तो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में वाद योग है? तो मूल अधिकार। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक समीक्षा का अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो यूएसए के संविधान से। मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और इसकी समावेशन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछ रहा है? तो इसका सत्य कौन नहीं है? तो स्वर्ण सिंह समिति एकल सदस्यीय समिति थी। बिल्कुल नहीं एकल सदस्यीय समिति थी। इसका देख लीजिए सही राइट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि मूल कर्तव्यों और इसके समावेशन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सबसे पहले आपको तो ये पता हो गया कि ये वाला असत्य कथन है, बाकी ये तीनों जो है सत्य कथन है। तो आइए सत्य कथन के बारे में पहले देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए डी को, स्वर्ण सिंह समिति एकल सदस्य समिति थी, ये वाला कथन गलत है। बाकी करों का भुगतान करने का कर्तव्य अंततः स्वीकार नहीं किया गया। करों का भुगतान करने का कर्तव्य अंततः स्वीकार नहीं किया गया। और इस समिति ने 10 से अधिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। किस समिति ने की थी? तो ये मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है और मूल कर्तव्यों से है, फंडामेंटल ड्यूटीज से है। करों का भुगतान करने का कर्तव्य अंततः स्वीकार नहीं किया गया। इस समिति ने 10 से अधिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा केवल 10 को शामिल किया गया। ठीक है। मूल कर्तव्यों के संबंध में अनुशंसाएं करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो हाँ, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किनको किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति को। अंतरिम सरकार 1946 में खाद्य और कृषि विभाग किसके पास था? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अंतरिम सरकार 1946 में खाद्य और कृषि विभाग किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था।
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन के समय सीमा घोषित की। यह समय सीमा क्या थी? तो 30 जून 1948। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन के समय सीमा घोषित की। यह समय सीमा क्या थी? तो 30 जून 1948। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को शामिल किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे समाजवादी और अखंडता, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, अखंडता, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकारों को निम्नलिखित में से किन आधारों पर प्रतिबंध किया जा सकता है? तो ये चारों पे हैं, यानी ऑप्शन ई। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और न्यायालय की अवमानना। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकारों को निम्नलिखित में से किन आधारों पर प्रतिबंध किया जा सकता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और न्यायालय की अवमानना। निम्नलिखित में से किसका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णन किया जाता है? तो प्रस्तावना। निम्नलिखित में से किसका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णन किया जाता है? प्रस्तावना। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो वो है संवैधानिक अधिकार। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। संसद द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से किसी राज्य का नाम या सीमा बदली जा सकती है, तो वो बदली जा सकती है संसद के साधारण बहुमत से। संसद द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से किसी राज्य का नाम या सीमा बदली जा सकती है, तो संसद के साधारण बहुमत से। रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो इसका सत्य कथन ए, बी और हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। तो देखिए, उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है, ये तो सही है कि रीट क्षेत्राधिकार के संबंध है कि उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। उच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। उच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना है, क्या है? तो डीपीएसपी। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना है डीपीएसपी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के अनिवार्य विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है? तो वो कौन है? तो वो है बी और सी, इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा कि प्रत्येक वयस्क निवासी का समान मूल्य का एक मत होना चाहिए। प्रत्येक वयस्क निवासी का समान मूल्य का एक मत होना चाहिए। सरकार संविधान की बुनियादी नियमों और नागरिक के अधिकारों से सीमित होती है। सरकार संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिक अधिकारों से सीमित होती है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो वो करता है भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है? तो हो जाएगा कौन सा आंसर? तो भारत का महान्यायवादी।
यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है तो न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस रिट की कौन सा रिट जारी किए जाने की संभावना होती है? तो वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है तो न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किए जाने की संभावना होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाह करने की अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रियों की संख्या को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया है? तो वो कर दिया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रियों की संख्या को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है? तो वो कौन से उपलब्ध नहीं है? तो विशेषित निषेधाधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाधिकार शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है? तो विशेषित निषेधाधिकार। अनुच्छेद 123 संबंधित है। अनुच्छेद 123 संबंधित है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। अनुच्छेद 123 संबंधित है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। भारत के संविधान के संदर्भ में युक्त प्रतिबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो वो सबसे उपयुक्त है व्यक्ति के अधिकारों पर लगाई गई सीमाएं। भारत के संविधान के संदर्भ में युक्त प्रतिबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त है? तो व्यक्ति के अधिकारों पर लगाई गई सीमाएं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता का एक प्रकार है? तो वो है अवसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता का एक प्रकार है? तो अवसर। अब देखिए 67 नंबर। संघ सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विषयों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें से किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। संघ सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विषयों का उल्लेख किया गया है? तो किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है, आंसर ई। निम्नलिखित में से कौन सा असमित संघवाद का अवधारणा से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा असमित संघवाद का अवधारणा से संबंधित है? तो संविधान के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा असमित संघवाद का अवधारणा से संबंधित है? तो संविधान के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत 6 अधिकार संरक्षित हैं। तो वो 6 अधिकार कौन है? तो केवल राज्य न कि निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत 6 अधिकार संरक्षित हैं। तो केवल राज्य न कि निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सरकार के बेस्ट मिनिस्टर मॉडल का हिस्सा है? तो वो कौन है? तो वो हो जाएगा आंसर विधानमंडल और हो जाएगा नाम मात्र विधानमंडल के मंत्रियों की सदस्यता और नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सरकार के बेस्ट मिनिस्टर मॉडल का हिस्सा है? तो विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता और दूसरा नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति, यानी ऑप्शन ई। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द द्योतक हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसके द्योतक हैं? तो ये द्योतक हैं सी और डी के, यानी ऑप्शन ई। कि समानता प्राप्त करने में सार्वजनिक निजी उत्तरदायित्व का। प्रस्तावना में समाजवादी किसके द्योतक हैं? तो समानता प्राप्त करने में सार्वजनिक निजी उत्तरदायित्व का। और दूसरा है कि राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन और वितरण का। राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन और वितरण का। निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य और
इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दैट मीन्स विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। ऑप्शन ई, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो कल्याणकारी राज और विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? मूल कर्तव्यों के संबंध में मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ए और डी। ये नागरिकों और विदेशियों द्वारा दोनों पर लागू होते हैं। बिल्कुल गलत। ये केवल नागरिक कर्तव्य हैं, ये भी गलत। अब देखते हैं, यानी ऑप्शन ई, भारत के संविधान के अनुसार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो वो कौन नहीं है? आर्थिक समानता। समानता भारत में संविधान के अनुसार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो आर्थिक समानता। 75 नंबर, निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं? तब वो किए जा सकते हैं सभी के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, तो सभी के लिए, यानी ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किसका संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णन किया जाता है? तब वो किया जाता है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से किसका संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णन किया जाता है? तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। सरकार की संघीय व्यवस्था वह है जिसमें संविधान दोहरी राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। सरकार की संघीय व्यवस्था वह है जिसमें संविधान दोहरी राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। निम्नलिखित में से किस समिति प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन करने की अनुशंसा की गई थी? तो राजमन्ना समिति। निम्नलिखित में से किस समिति प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन करने की अनुशंसा की गई थी? तो राजमन्ना समिति। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य जनजाति कल्याण मंत्री नहीं है? तो वो कहाँ है? तो बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य जनजाति कल्याण मंत्री नहीं है? बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद की संप्रभुता सीमित करता है? तो वो कौन हो जाएगा? तो उसका आंसर ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, यानी ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद की संप्रभुता सीमित करता है? तो संविधान की लिखित प्रकृति, सरकार की संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तो ये सारा का सारा शामिल ही है। राष्ट्रपति भी शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल, उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी। तो संघ की कार्यकारिणी में ये सारा शामिल ही है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। अब देखते हैं 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होने की आवश्यक योग्यता नहीं पूछ रहा है? तो आंसर सी, कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के योग्य हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, संघ या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ का कोई पद धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसा? तो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार, और ये होता है गुप्त मतदान के अनुसार। तो ये दोनों ही तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, गुप्त मतदान के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार। भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो वो है भारत सरकार का नाम मात्र का प्रमुख, और क्या है? और है विधितः कार्यकारी। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई। आंसर क्या हो जाएगा? ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नामांकन का प्रस्तावक के रूप में कम से कम कितने द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नामांकन के प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो हस्ताक्षर किया जाना चाहिए किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए तो किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन स्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है? तो कहाँ नहीं मिलता है? तो वो नहीं मिलता है राष्ट्रपति के पद के चुनाव में देरी होने पर। राष्ट्रपति के पद के चुनाव में देरी होने पर नहीं मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन स्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है? तो राष्ट्रपति के पद के चुनाव में देरी होने के कारण। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति का विधायी कार्य है? तो विधायी कार्य कौन है? तो वो है, वह राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता है। वह राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति का विधायी कार्य है ये। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो वो कौन हुए थे? तो वो हुए थे श्री नीलम संजीवा रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो श्री नीलम संजीवा रेड्डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखता है? तो वो रखता है आर्टिकल 200। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखता है? अनुच्छेद 200। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 61। आर्टिकल 61। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 61। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रकृति में डैश है और सर्वोच्च न्यायालय डैश में दिए गए निर्णय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो वो है बाद योग यानी कूपरवाद 1970। कूपरवाद 1970, बाद योग और कूपरवाद 1970। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रकृति में बाद योग है और सर्वोच्च न्यायालय में कूपरवाद 1970 में दिए गए निर्णय में द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अध्यादेश के जीवन काल सदनों को पुनः समवेत होने के बाद 6 सप्ताह होता है। 6 सप्ताह की अवधि की गणना किस तिथि पर विचार किया जाता है? तो वो हो जाएगा बाद की तिथि पर सदन का पुनः समवेत होना। अध्यादेश का जीवन काल सदनों के पुनः समवेत होने के बाद 6 सप्ताह होता है। 6 सप्ताह की अवधि की गणना किस तिथि के पर विचार किया जाता है? तो बाद की तिथि पर सदन का पुनः समवेत होना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है? तो वो देता है आर्टिकल 72। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमादान शक्ति सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी क्षमादान की सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर देखिए, परिहार, जो कि दंड और दंड की प्रकृति में कमी करता है, यही सही नहीं है। ये सही नहीं है क्योंकि दंड की अवधि कम करना है, प्रकृति नहीं। अगर दंड की अवधि कहा जाता तो परिहार होता, जिसको अंग्रेजी में रीमिशन बोलते हैं। रीमिशन बोला जाता है अंग्रेजी में। तो रीमिशन किया जाता है यानी परिहार किया जाता है, तो दंड की अवधि को कम किया जाता है, ना कि प्रकृति ही कम कर दिया जाता है। क्षमादान ये वाला सही है कि अपराधी को पूरी तरह से दोष मुक्त कर देता है। दंड विलंब विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर कम दंड देना। दंड विराम दंड के निष्पादन पर रोक लगाना, ये सब सही है। 96। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकता है और अलग दृष्टिकोण अपना सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकता है और अलग दृष्टिकोण अपना सकता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति काफ़ी समान है। तो कैसा समान है? तो ब्रिटिश राजशाही के भारत के राष्ट्रपति की स्थिति काफ़ी समान है। तो ब्रिटिश राजशाही के संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है?
तो अनुच्छेद 53 कहता है। संघ के कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 53। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह का पुनर्विचार करने की मांग करने का अधिकार दिया है? तो वो दिया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग करने का अधिकार दिया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं? तो कौन नहीं है? तो लोकसभा का 17वां नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियां नहीं है? तो लोकसभा का 17वां। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का समाधान कौन सी संस्था करती है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का समाधान कौन सी संस्था करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद किसकी तर्ज पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अमेरिका उपराष्ट्रपति के तर्ज पर। भारतीय उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का पद किसकी तर्ज पर बनाया गया है? तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद जैसा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो कौन होते हैं शामिल? तो वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। भारत में किस पद को कुछ विद्वानों द्वारा अनावश्यक महामहिम कहा है? तो वो कहा है उपराष्ट्रपति का पद। भारत के किस पद को कुछ विद्वानों द्वारा अनावश्यक महामहिम कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद। देखिए, निम्नलिखित में से किन्होंने राज्यसभा का सदस्य रहते हुए और प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, लाल बहादुर शास्त्री, सारे के सारे। यानी ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किन्होंने राज्यसभा का सदस्य रहते हुए और प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था का अध्यक्ष नहीं होता है? तो वो कौन से नहीं होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था का अध्यक्ष नहीं होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का। समानों में प्रथम शब्दावली का क्या अर्थ होता है? समानों में प्रथम शब्दावली का क्या अर्थ होता है? तो बराबरों के बीच प्रथम। बराबरों के बीच प्रथम। भारत में अब तक कितने मुख्यमंत्री सीएम रहते हुए मतलब सीएम थे और फिर प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो ऐसे कितने थे? 16। जैसे कि नीतीश कुमार के बारे में आप जानते ही होंगे, नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो सीएम थे और वो फिर प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही टोटल 6 प्रधानमंत्री बने थे, जो राज्य के मुख्यमंत्री थे और वो फिर प्रधानमंत्री देश के बने। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुवर्ती सभी संशोधनों के साथ संविधान के हिंदी अनुवाद में के प्रकाशन की अनुमति दी? तो वो दी 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुवर्ती सभी संशोधनों के साथ संविधान के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन की अनुमति दी? तो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ या प्रतिज्ञापन के रूप में शामिल नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका शपथ या प्रतिज्ञापन के रूप शामिल नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो वो कौन था? तो मणिपुरी। बाकी मैथिली, डोगरी और संथाली ये जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो मणिपुरी को नहीं जोड़ा गया था, बाकी डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है? तो 75 आर्टिकल संख्या। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है? तो अनुच्छेद 75। भारत में प्रावधान है, तो भारत में क्या प्रावधान है?
तो मंत्री के उत्तरदायित्व का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। भारत में प्रावधान है तो मंत्री के उत्तरदायित्व का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324। भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करता है तो वो ग्राम पंचायत का। भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवाता है तो ग्राम पंचायत का। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य नहीं है? तो यह एक न्यायिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य नहीं है? तो यह एक न्यायिक निकाय है। मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई तो वो की गई 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 315 प्रावधान करता है तो वो करता है संघ लोक सेवा आयोग के, फिर राज्य सेवा लोक आयोग के, फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग के, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 315 का प्रावधान करता है संघ लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का और संयुक्त लोक सेवा आयोग का। निम्नलिखित में से कौन यूपीएससी के संबंध में सत्य है? तो वो कौन सत्य है? तो वो हो जाएगा सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने के मतलब सदस्य, मतलब देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपीएससी के संबंध में सत्य है? तो वो सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर धारण कर सकते हैं। 120 मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। निम्नलिखित में से किन निकायों के लिए व्यय और भत्ते भारत के संचित निधि पर प्रभावित नहीं होते हैं? तो वो किनके? तो निर्वाचन आयोग के, द इलेक्शन कमीशन। निम्नलिखित में से किन निकायों के लिए व्यय और भत्ते भारत के संचित निधि पर प्रभावित नहीं होते हैं? तो निर्वाचन आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है तो वो किया जाता है संसद द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है संसद द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन सत्य जो है वो होगा सी और डी, यानी ऑप्शन ई। अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर प्रभावित होती है। अध्यक्ष और सदस्यों का पेंशन राज्य के संचित निधि पर प्रभावित होती है। इसकी अनुशंसाएं प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है। इसकी अनुशंसाएं प्रकृति में केवल क्या होती है? तो सलाहकारी ही होती है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का प्रावधान करता है? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो वो करता है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 280। 15वां वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए हस्तांतरण योजनाएं प्रदान की है? तो वो है 2021-22 से 2025-26। 15वें वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए हस्तांतरण योजना प्रदान की है? तो 2021 से 2022 से 2025-26। 15वां वित्त आयोग की अनुशंसाओं में किस कारक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो वो दिया गया है आय दूरी। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में किस कारक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो आय दूरी, इनकम टैक्स। यहाँ आय दूरी का मतलब का इंग्लिश हो जाता है इनकम डिस्टेंस। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं। किस संवैधानिक अधिनियम ने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया है? तो वो कौन है? तो वो है 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003।
किस संवैधानिक अधिनियम ने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया है? तो 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को कर्तव्य और शक्तियां प्रदान की गई है? तो वो प्रदान की गई है आर्टिकल 149। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को कर्तव्य और शक्तियां प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 149। CAG द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं की जाती है? तो वो नहीं की जाती है स्थानीय शासन का पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। CAG द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं की जाती है? तो स्थानीय शासन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। CAG किसकी ओर से लेखा परीक्षा करता है? तो वो करता है द पार्लियामेंट यानी संसद। CAG किसकी ओर से लेखा परीक्षा करता है? तो संसद। औचित्य लेखा परीक्षा से तात्पर्य है, औचित्य लेखा परीक्षा से तात्पर्य है यानी प्रोप्रिएटी ऑडिट किससे संबंधित है? क्या तात्पर्य है? तो सरकारी खर्च की बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता और मितव्ययिता से। सरकारी खर्च से बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता और मितव्ययिता से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी किससे सत्य नहीं है? माने गलत कथन पूछ रहा है। तो गलत कथन हो जाएगा संविधान उसके कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल प्रावधान करता है। संविधान उसके कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान करता है। सत्य कथन नहीं पूछ रहा है, तो ये सत्य है, नहीं है। बाकी कौन सा सही है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग होना चाहिए। वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का योग होना चाहिए। एजी की पदवावधि महान्यायवादी माने अटॉर्नी जनरल ऑफ की पदावधि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। माने महान्यायवादी का पदावधि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। उसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। उसे भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान द्वारा राज्यपाल के पद के लिए निर्धारित शर्तें नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा राज्यपाल के पद के लिए निर्धारित शर्तें नहीं हैं? तो कौन से निर्धारित शर्तें नहीं हैं? तो C और D निर्धारित शर्तें नहीं हैं। वह नियुक्ति के राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। वह नियुक्ति के राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, ये शर्तें नहीं है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, ये भी संबंधित नहीं है। बाकी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए, ये होना चाहिए। राज्यपाल की शक्ति के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कथन हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। 213, 123 आपको पता होगा राष्ट्रपति के द्वारा, और 213 राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद CMO का प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 163। राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद यानी COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 163। मुख्यमंत्री एक सदस्य होता है। मुख्यमंत्री सदस्य होता है अंतर्राज्य परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राज्य योजना बोर्ड का, नीति आयोग के शासी परिषद का। तो यानी सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन E हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संविधान की संशोधन प्रक्रिया शामिल है? तो वो है 20 में। भाग 20 के 368 आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संसद के साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता है? तो वो है 7वीं अनुसूची की संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संसद के साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता है? तो 7वीं अनुसूची की संघ सूची। संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कुल सदस्यता का तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य है प्रत्येक सदनों के सदस्यों की कुल संख्या से। संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कुल सदस्यता का तात्पर्य है प्रत्येक सदनों की सदस्यों की कुल संख्या से।
निम्नलिखित में से किस बाद के निर्णय में यह माना गया था कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तब वो माना गया था गोलकनाथवाद 1967 में। गोलकनाथवाद 1967 में। निम्नलिखित में से किस बाद के निर्णय में यह माना गया था कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथवाद 1967 में। निम्नलिखित में से किसका इंदिरा नेहरू गांधी बाद 1975 में संविधान की मूल संरचना के रूप में वर्णन किया गया था? तब वो किया गया था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। निम्नलिखित में से किसका इंदिरा नेहरू गांधी बाद 1975 में संविधान की मूल संरचना के रूप में वर्णन किया गया था? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा? तब वो होगा वामन राव बाद 1981। वामन राव बाद 1981। किस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा? तो वामन राव बाद 1981। किन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि खतरनाक उद्योगों की गतिविधियों में दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण दायित्व का पालन किया जाना चाहिए? तो वो था AC मेहता बनाम भारत संघवाद। AC मेहता बनाम भारत संघवाद 1986। किन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि खतरनाक उद्योगों की गतिविधियों में दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण दायित्व का पालन किया जाना चाहिए? तो MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1986। निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में गरिमा के साथ मरने का अधिकार का समर्थन किया गया था? तो किसमें किया गया था? तो अरुणा शान बॉग बाद 2011 में। निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में गरिमा के साथ मरने का अधिकार का समर्थन किया गया था? तो अरुणा शान बॉग बाद 2011 में। लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सुनाया था? तो वो सुनाया था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 4 को निरस्त कर दिया था। धारा 8(4) को निरस्त कर दिया। लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सुनाया था? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) के निरस्त कर दिया। इंटरनेट तक पहुंचने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है। तो ABCD ये सारे के सारे सत्य हैं। इंटरनेट के माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। इंटरनेट तक पहुंच एक मूल अधिकार है। व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षित है। इसे केवल अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। ये भी सही है। इंटरनेशनल शटडाउन के संबंध में आदेश कौन पारित कर सकता है? तो वो पारित कर सकता है संघ एवं राज्य का केवल गृह सचिव। इंटरनेट शटडाउन के संबंध में आदेश कौन पारित कर सकता है? तो संघ या राज्य का केवल गृह सचिव। कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति की गारंटी देता है? तो वो देता है अनुच्छेद 27। कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 27। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो वो कौन है? आंसर C और D। शक्तियों का पृथक्करण, राज्य और सरकार का एक ही प्रमुख। शक्तियों का पृथक्करण और राज्य और सरकार का एक ही प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो शक्तियों का पृथक्करण और राज्य और सरकार का एक ही प्रमुख। ऑप्शन E हो जाएगा सही। छाया मंत्रिमंडल की विशेषता आप निम्नलिखित में से किस देश में देख सकते हैं? तो ये तो ब्रिटेन में देख सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन भी इसका जिस तरीके से प्रधानमंत्री होता है मतलब सत्तारूढ़ पार्टी में, उसी तरीके से अपोजिशन पार्टी में भी प्रधानमंत्री होता है। इसके होम मिनिस्टर होते हैं तो इसके भी होम मिनिस्टर होते हैं। ये जो कार्य करते हैं, अगर कुछ गलत या जो भी सही या गलत कर रहे हों उसका देख रेख ये करते हैं। तो ये छाया वाला ब्रिटेन में है। तो इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट संख्या 6 भी खत्म हो गया। 6 भी खत्म हो गया। बहुत ही जल्द आपको 7th मिल जाएंगे, जिसमें भी पॉलिटी के ही क्वेश्चन होंगे।
तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। आपको अब आप लोग को मैं यहीं पे छोड़े चलता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।